एक बार फिर से आपका अपना चैनल अमरजीत एजुकेशनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का 6th चैप्टर जो कि प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन है, उसका टोटल क्वेश्चन आंसर करूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बांध बनाने का मुख्य कारण क्या है? बांध बनाने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका हो जाएगा बिजली उत्पन्न करना। बिजली उत्पन्न करना मुख्य कारण है बांध बनाने का। दूसरा नंबर है, वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है? वर्षा जल का संचयन वो जल संचयन कहलाता है। वर्षा जल का संचयन जल संचयन कहलाता है। ईरो सेकेंड का संबंध किससे है? ईरो सेकेंड का संबंध किससे है? ये हो जाएगा वायु प्रदूषण से। यूरो सेकेंड का संबंध किससे है? तो ये वायु प्रदूषण से होगा। वनों का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है। चौथा नंबर है, वनों का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है, तो हो जाएगा पेड़ लगाकर। वनों का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है पेड़ लगाकर। बिश्नोई आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? बिश्नोई आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका हो जाएगा अमृता देवी बिश्नोई के पक्ष नेतृत्व में, अमृता देवी बिश्नोई के पक्ष में। छठा नंबर है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है? किसका उत्पादन बिजली उत्पादन में होता है? तो मिट्टी का तो नहीं होगा, लकड़ी का भी नहीं होगा, पवन और पत्थर का भी नहीं होगा, तो ये पवन का उपयोग बिजली बनाने में होगा। चिपको आंदोलन का मुख्य क्या उद्देश्य था? जो चिपको आंदोलन था, जो सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा था, उसका मुख्य उद्देश्य था क्या? तो उसका मुख्य उद्देश्य था वन के कटाई को रोकना, क्योंकि वन ज़्यादा कट रहा था, जिसके वजह से ऑक्सीजन की आपूर्ति ज़्यादा नहीं हो पा रही थी और बहुत सारा नुकसान मृदा का भी हो रहा था। उस तरह से एक आंदोलन आया, चिपको आंदोलन, जिससे पेड़ से चिपक कर वन के कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन का लाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। 8 नंबर है, कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है? कोयला तथा पेट्रोलियम ये हो जाएगा एक जीवाश्म ईंधन है। यह एक जीवाश्म ईंधन है, कोयला और पेट्रोलियम। 9 नंबर है, बड़े बड़े बांधों से क्या होता है? बड़े बड़े बांधों से क्या होता है? कि इसका आंसर हो जाएगा सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता। सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता होती है। 10 नंबर है, क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल कि किस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया था? ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। 11 नंबर है, सिंचाई के लिए पौधे के ठीक जड़ के समीप जल पहुंचने की विधि क्या कहलाते हैं? तो इसका हो जाएगा टपकन सिंचाई। इसका आंसर हो जाएगा टपकन सिंचाई विधि कहलाती है। 12 नंबर है, इनमें कौन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है? इनमें कौन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है? तो 12 नंबर को हो जाएगा पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में कमी, वन रोपण, हानिकारक कीटनाशकों के सीमित उपयोग,
इनमें से सभी, इसमें से सभी हो जाएगा। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, वनरोपण और हानिकारक कीटनाशक। 13 नंबर है कि निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है। पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाने का क्या कारण हो सकता है? तो बढ़ती मानव की जनसंख्या। जितना स्पीड से बढ़ेगा मानव की जनसंख्या, उससे फिक्स एक संतुलन बिगड़ेगा, जमीन नहीं बचेगा, फिर रहने का व्यवस्था थोड़ा सब कुछ का प्रयोग होगा। इसलिए पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है मानव की जनसंख्या बढ़ जाने के कारण। 14 नंबर है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। क्या होगा? तो यह एक पवन ऊर्जा है। पवन ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी है। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो वन कैसा संसाधन है? तो वन एक नवीकरणीय संसाधन है। वन एक नवीकरणीय संसाधन है। दूसरा है कोयला तथा पेट्रोलियम। कौन सा संसाधन है? तो हो जाएगा वो नवीकरणीय। वो नवीकरणीय संसाधन। वो नवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक संसाधन। भारत में वर्षों सभी जगहों पर कौन सा रूप से नहीं होती है? तो समान रूप से नहीं होती है। भारत में सभी जगह वर्षा समान रूप से नहीं होती है। कहीं कहीं बाढ़ आ जाता है और कहीं कहीं पानी भी नहीं पड़ता है। और यह हकीकत है, भारत में सभी जगह वर्षा समान रूप से नहीं होता है। चौथा नंबर है प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदूषण फैलाने वाला पदार्थ प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषक कहलाते हैं। 5वां है नदी को किसके से बचाने के लिए बांध बनाया जाता है? तो नदी को बाढ़ से बचाने के लिए बांध बनाया जाता है। बाढ़ से बचाने के लिए बांध बनाया जाता है। 6ठा नंबर है बांध का जल आसपास किसमें फैलकर भारी तबाही करता है? तो क्षेत्र में फैलकर भारी तबाही करता है। 7वां नंबर है बांध के जल का क्षमता और किसके वितरण नहीं हो पाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्याय से वितरण नहीं हो पाता है। न्याय से वितरण नहीं हो पाता है। 8वां नंबर है राजस्थान के किस ग्रामों में पेड़ों से चिपककर स्त्रियां वन कटाई के विरोध में जान दे दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा खेजड़ी। खेजड़ी में औरत सब पेड़ को बचाने के लिए अपना जान की आहुति भी दी कि पेड़ बचना चाहिए। 9 नंबर है रसोई घर के नम कचरों का पुनर्चालन कर क्या बनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा कंपोस्ट बनाया जाता है। कंपोस्ट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कंपोस्ट बनाया जाता है। 10वां नंबर ऊर्जा का निरंतर स्रोत क्या है? तो सूर्य ऊर्जा का निरंतर स्रोत है।
सूर्य ऊर्जा का निरंतरण स्रोत है। 11 नंबर है बायोगैस का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। कोयला तथा पेट्रोलियम ये कौन ईंधन कहलाता है? तो कोयला और पेट्रोलियम यह जीवाश्म ईंधन कहलाता है। जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। अब ये सही और गलत करना है। इंदिरा गांधी नहर ने दिल्ली को हरित किया गया था, तो ये गलत है। चिपको आंदोलन का समर्थन सुंदरलाल बहुगुणा ने 1874 में किया था, ये सही है। ये सही है, चिपको आंदोलन का समर्थन सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। तीसरा है वनों द्वारा वर्षों की मात्रा में कमी होती है, तो ये भी गलत है। वर्षों में कमी होती है, तो ये भी गलत है। वन मिट्टी कटाव को रोकने में सहायक होता है, तो ये सही है। वन मिट्टी कटाव को रोकने में सहायक होता है। 5वां नंबर है ग्रीन हाउस गैसों का सबसे अधिक उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होता है, तो ये भी सही है। यह भी सही है। 6ठा नंबर गंगा नदी को इलाहाबाद से कोलकाता तक स्वच्छ बनाने के लिए लक्ष्य से गंगा कार्यान्वयन योजना को लागू किया गया था। गंगा नदी को इलाहाबाद से कोलकाता तक स्वच्छ बनाने के लिए लक्ष्य से गंगा का कार्यान्वयन योजना को लागू किया गया था, तो ये गलत है। 7वां नंबर है रसोई घर के नम कचरों का पूर्ण चालन कर कंपोस्ट बनाया जा सकता है, तो ये सही है। हमें जैव अनिम्नीकरण वस्तुओं से बचना चाहिए। हमें जैव अनिम्नीकरण के वस्तुओं से बचना चाहिए, तो ये सही है। जहाँ जल की कमी होती है वहाँ ड्रिप इरिगेशन सिंचाई तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो ये भी गलत है। ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं किया जाएगा। 10 नंबर है कॉलीफॉर्म जीवाणु की वृद्धि से पेट और आंत के रोग होते हैं, तो ये सही है। अब ऐसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो चिपको आंदोलन के प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा और चड्डी प्रसाद भट्ट थे। ठीक। ऊर्जा के दो परंपरागत स्रोत का नाम, फर्स्ट है कोयला, सेकेंड है पेट्रोलियम। ऊर्जा के दो परंपरागत स्रोत का नाम कोयला और पेट्रोलियम है। ह्रास हुए भूमिगत जल का पुनः परिपूरण किससे होता है? तो यह परिपूरण वर्षा जल से होता है। ह्रास हुए भूमिगत जल का पुनः परिपूरण वर्षा जल से होता है। जल उपलब्धता में गिरावट के क्या कारण है? जल की उपलब्धता में कमी का मुख्य कारण जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था अभाव है। पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव डालने वाली सबसे प्रमुख वायुमंडलीय गैस
कौन सी है? पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव डालने वाली सबसे प्रमुख वायुमंडलीय गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक। पुनः चालन का एक लाभ बताना है। नम कचरों का पूर्ण चालन कर कंपोस्ट बनाते हैं, जब जैविक खाद के रूप में उपयोग होता है। कोयला तथा पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो कोयला तथा पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए हमें उनका विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए, ताकि उनकी गुणवत्ता और उपलब्धता बनी रहे और विकास कार्य भी ना रुके, साथ ही पर्यावरण भी संतुलन बनाए रहे। 8वां नंबर है ऊर्जा के दो परंपरागत स्रोत। इसका हो जाएगा फर्स्ट सौर ऊर्जा और सेकंड हो जाएगा पवन ऊर्जा, वाइंड ऊर्जा और फिर सोलर ऊर्जा। ऊर्जा के दो परंपरागत स्रोत सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है। चिपको आंदोलन का लक्ष्य क्या था? पेड़ को बचाना है। ठीक। चिपको आंदोलन का लक्ष्य वनों को विनाश से रोककर वनों का रक्षा करना है। वनों का रक्षा करना चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट थे। भारत के दो राष्ट्रीय उद्यानों का नाम बताना है। एक फर्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और एक है कान्हा राष्ट्रीय पार्क। भारत के दो राष्ट्रीय उद्यान का नाम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा नेशनल पार्क। दो जीवाश्म ईंधन का नाम बताना है। तो दो जीवाश्म ईंधन हो जाएगा कोयला और पेट्रोलियम। दो जीवाश्म ईंधन का नाम कोयला और पेट्रोलियम हो जाएगा। 12 नंबर है रसोई घर के नाम कचरों का पूर्ण चालन कर क्या बनाया जाता है? तो हो जाएगा कंपोस्ट बनाया जाता है। रसोई घर के नाम कचरों से एकत्रित करके कंपोस्ट बनाया जा सकता है। जल की कमी वाले क्षेत्र में सिंचाई की कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंचाई में कौन सी तकनीक अपनाया जाता है? 14 नंबर है क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया जाता है? तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल बनाया जाता है। 15 नंबर है भूमिगत जल स्तर तक वर्षा जल को पहुंचाने के लिए की गई दो व्यवस्थाओं का नाम बताना है। भूमिगत जल स्तर तक वर्षा जल को पहुंचाने के लिए बोरवेल एवं डगवेल व्यवस्था की जाती है। अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है? किसी वस्तु का कमी, पूर्ण चालन और पूर्ण रूपे अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा है। 17 नंबर है प्लास्टिक के थैलों के बदले में किस प्रकार के थैले इस्तेमाल की जानी चाहिए? तो हो जाएगा प्लास्टिक के थैले के बदले जूट के कपड़ों से बने थैले का इस्तेमाल करना चाहिए। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न कि ड्रिप सिंचाई व्यवस्था क्या है? वैसे क्षेत्र जहाँ जल अपर्याप्त है, यानी जल नहीं है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है, बारिश की कमी होती है, वहाँ सिंचाई की समस्या खड़ी हो जाती है। भारत में अधिकतम सिंचाई वर्षा के जल अथवा बारिश से होती है। उन क्षेत्रों में जहाँ पानी की कमी होती है, वहाँ वर्षा के जल का संरक्षण, उसका अधिकतम उपयोग किया जाता है। इस संरक्षित जल के खेतों में पानी के कब्बाड़ों अथवा बूंद बूंद करके सिंचाई की जाती है। इसलिए इस विधि को ड्रिप सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई व्यवस्था भी कहते हैं। तो ड्रिप व्यवस्था सिंचाई है। अगला है जल संचयन क्या है? जल को कैसे बचाया जा सकता है? धरातलीय और भूमिगत जल भंडारों में जल की कमी काफी अधिक हो गई है। भूमिगत जल का निष्कासन अधिकतम सीमा से ज्यादा होने से तथा उस अनुपात में उसका पूर्ण परिपूरण नहीं होने से भूमिगत जल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। भूमिगत जल का परिपूरण वर्षा जल से
जल से होता है। वर्षा जल के अधिक से अधिक उपयोग संचयन कर भूमिगत जल स्तर को बनाए रख सकते हैं। हमें नदियों, तालाबों, गड्ढा आदि में पानी का संचयन करना चाहिए और इनके संचयन से भूमिगत जल का भंडारण अधिक होगा। वर्षा के दिनों में वर्षा का जल अधिक उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार भूमिगत जल के स्तर को बनाए रखना जल संचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? जल संचयन कहलाता है। कूड़े कचरों का पुनर्चालन से आप क्या समझते हैं? प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु के टुकड़े आदि यानी कूड़े कचरों का पुनर्चालन आसानी से किया जा सकता है। इन वस्तुओं को गलाकर नई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। रसोई घर के नम कचरे का पुनर्चालन कर कंपोस्ट बनाते हैं, जिसका जैविक खाद के रूप में उपयोग होता है। कुछ सूखे कचरों का पुनर्चालन कर नई वस्तुएं प्राप्त करते हैं और धातुओं के कचरे को अलग अलग छांटकर पुनर्चालन कर संबंधित धातु के सामने बनाए जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में ऐसे कचरों का पुनर्चालन करने वाली बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी संचालित है, जो कि कूड़ा कचरा का गलत उपयोग कर रहा है। वाहनों के लिए उत्सर्जन संबंधी मानदंड क्या है? वाहनों की भारी संख्या और यातायात वाले कुछ शहरों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि पाई गई है। जैसे दिल्ली और कोलकाता के कुछ क्षेत्रों में केंद्रीय प्रदूषण का नियंत्रण बोर्ड CPCB ने वाहनों को वायु प्रदूषण के प्रयोग स्रोतों में बताया। इस कारण 1989 में केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम को संशोधित किया गया। इस संशोधन के बाद वाहन मालिकों के लिए धुएं के उत्सर्जन संबंधित नियम अधिसूचित किए गए और 1991 में पहली बार वाहन निर्माताओं के लिए उत्सर्जन संबंधित मानदंड जैसे यूरो फर्स्ट लागू किया गया। इन मानदंडों को 2000 में फिर संशोधित करें यूरो सेकेंड इतना में से दिल्ली में अन्य शहरों में ईंधन के दहन से निकले गैसों की मात्रा में कमी आई तथा वायु की गुणवत्ता बढ़ी है, जिससे पर्यावरण पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ा है। छठा है वन और वन्य जीव हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक। इसको एक बार सब सही से खाली पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा क्या है नहीं। तो वन और वन्य जीव हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। हमारा अस्तित्व बना रहता है। वनों से हमें मूलभूत आवश्यकताएं, हमें वनों से बहुत तरह की आवश्यकताएं भी प्राप्त होती है, जैसे आवास निर्माण यानी घर का निर्माण सामग्री, ईंधन यानी जलाने की लकड़ी, जल तथा भोजन का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपूर्ति करने में जो मदद मिलती है। इसके अलावा हमें वनों से कंद मूल, फल फूल इत्यादि चीज़ों की भी प्राप्ति होती है। वहीं दूसरी ओर वन्य जीव हमारे जीवन को सुखमय बनाने में अपना योगदान देते हैं। इनसे हमारा मनोरंजन होता है और इनको चिड़ियाघरों या अभयारण्यों में रखकर विदेशी पर्यटकों या देशी पर्यटकों को लुभाया जाता है। इनसे हमें खाल, दांत, सींग, कस्तूरी आदि जैसे बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति होती है। कुछ लोग वन्य जीव को अपना व्यवसाय बना चुके हैं, जिससे उनका और उनका परिवार का भी भरण पोषण भी होता है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वन्य जीव हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और हमारा जीवन खुशहाल और सुखमय बनाए रहता है, इसलिए संरक्षण करना आवश्यक है। ठीक, ये 5 नंबर का है। छठा नंबर है वन्य एवं वन्य जीव के संरक्षण के लिखना है। वन्य संपदा वन में एकता और वन की सुरक्षा के लिए उपाय। पहला नंबर, वृक्षों का काटना बंद होना चाहिए, इसलिए वृक्ष को काटना नहीं चाहिए, इससे बहुत नुकसान है। केवल वही वृक्ष काटे जो कि सूख जाए या जिन्हें
कोई गंभीर बीमारी लग जाए या उनके स्थान पर नए वृक्ष लगाए जाने चाहिए। तीसरा है वृक्षों के प्रति वर्ष गिनती की जानी चाहिए। वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। वन महोत्सव मनाया जाना चाहिए। और ये हमारे देश की वृक्षारोपण की परंपरा है, जिसके अनुसार वन महोत्सव में हजारों नए वृक्ष लगाए जाते हैं। नए लगाए गए वृक्षों की देखभाल करनी चाहिए। पुनः भी वृक्ष रोपण की योजना लागू होनी चाहिए। वन संपदा को दावानल से बचाने के लिए उचित प्रबंध होना चाहिए। वृक्षों को बीमारियों से बचाने के लिए रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन्य जीव का संरक्षण आवश्यक है। इसके लिए 2 उपाय हैं। सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें शिकारियों को प्रतिबंधित वन्य पशु का शिकार करने पर दंड मिलना चाहिए और राष्ट्रीय पार्क पशु पक्षी विहार स्थापित किए जाने चाहिए जहां पर वन्य पशु सुरक्षित रह सकें। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सबसे पहले उसका उद्देश्य था पेड़ को बचाना है। बाकी आप पढ़ेंगे इसका दशक। आज भी तेजी से वनों का कटाव जारी है। अभी भी हम सब वनों का तेजी से कटाव कर रहे हैं। वनों के कटाव से जंगली जीवों का अस्तित्व खतरा मंडरा रहा है। इससे जंगली जीवों का अस्तित्व में भी खतरा मंडरा रहा है। जंगल के तेजी करने से मानव की कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 1970 के दशक में उत्तराखंड के गढ़वाल के पहाड़ों पर स्थित रेनी गांव में इमारती लकड़ी के ठेकेदारों को हाथों वनों का विनाश रोकने के लिए स्थानीय स्त्रियों ने पेड़ों से चिपक कर एक जन आंदोलन किया था। इसी तरह राजस्थान के खेजरी गांव में पेड़ों से चिपककर स्त्रियों के जान देने की घटना की याद में लोगों ने इस आंदोलन को चिपको आंदोलन का नाम दिया। ये कौन दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। इस आंदोलन का समर्थन जाने मानो समाज सेवी सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जैसे लोगों ने किया। वन विनाश के विरोध में इनके कार्यकर्ताओं ने हिमालय क्षेत्र में लंबी लंबी पद यात्राएं की। इनसे वन काटने वाले ठेकेदारों को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी वनों के महत्व को समझाया। जल संचयन क्यों जरूरी है? जनसंख्या वृद्धि तथा औद्योगिकीकरण के कारण धरातलीय तथा भूमिगत जल के भंडारों में जल की कमी हो गई है। इस कारण जल संकट की समस्या उत्पन्न हो गई है। बड़ी आबादी के पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल संचयन आवश्यक है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। जल संकट के कारण जलीय जीवों के साथ साथ स्थलीय जीवों पर संकट उत्पन्न हो गया है। हमें जल संग्रहण संचयन के लिए आगे बढ़कर कार्य करना होगा। इसके लिए वनों, तालाबों, नदियों आदि को संरक्षित करना होगा ताकि जल स्तर बना रहे। पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए जल संचयन आवश्यक है। बांध से क्या लाभ है? तो बांध सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता को बरकरार नहीं रखता बल्कि इससे बिजली भी उत्पन्न की जाती है और सिंचाई के लिए बांध के जल के नहर द्वारा दूर दूर तक ले जाया जाता है। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी नहर ने राजस्थान के बड़े बड़े क्षेत्र को हरित किया था। यद्यपि बांध के जल से सिंचाई व्यवस्था सुधरी है, तथापि बांध के जल का समता और न्याय से वितरण नहीं हो पाता है। बांध के नजदीक बसे लोग धान व ईख की खेती कर जल का अधिक से अधिक उपयोग कर लेते हैं और बांध से दूर विस्थापित लोगों को बांध का जल नहीं मिल पाता है। कभी कभार बड़े बड़े बांध का निर्माण के विरोध में लोग खड़े हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश की 2 विवादास्पद परियोजनाएं हैं, टिहरी बांध परियोजना और सरदार सरोवर बांध परियोजना। 2 बांध परियोजनाएं, टिहरी बांध परियोजना और सरदार सरोवर बांध परियोजना। 10वां है बांध से हानि क्या होती है? बांध से बहुत अधिक हानि होती है।
बांध के निर्माण के फलस्वरूप हजारों लोगों को पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में बसना पड़ता है। पर्वतीय लोगों को पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्रों में बसना पड़ता है, जिससे उनकी जीवन शैली में परिवर्तन आता है और उन लोगों को अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जो कि विस्थापितों का जल, लकड़ी, फल अपेक्षाकृत महंगे मिलने लगते हैं और सरकार द्वारा समुचित मुआवजा भी नहीं मिल पाता है। और बांध के टूटने पर आसपास के क्षेत्रों में जल फैलकर भारी तबाही मचा देता है और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इस प्रकार बांध से बहुत सारी हानियां भी है। अब चिपको आंदोलन क्या था और इसे कैसे वन को संरक्षण करना चाहिए। चिपको आंदोलन। वनों की अत्यधिक कटाई होने के कारण 1970 के दशक में उत्तराखंड के गढ़वाल पहाड़ों में स्थित रेनी ग्राम में इमारती लकड़ी ठेकेदारों के हाथी वनों को विनाश रोकने के लिए स्थानीय स्त्रियों से पेड़ों से चिपक कर एक आंदोलन किया था, जिसका नाम था चिपको आंदोलन। इसी तरह राजस्थान के खेजड़ी गांव में सबसे पहले राजस्थान के खेजड़ी गांव में पेड़ों से चिपक कर स्त्रियों ने अपना जान भी गंवाई, जिसे हम चिपको आंदोलन का नाम दिया। इस आंदोलन का समर्थक जाने माने समाज सेवी सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जैसे लोगों ने किया। उस समय इस आंदोलन ने जनवादी के रूप ले लिया था। लोग इकट्ठा होकर नारा देने लगे और दोषियों को सजा दिलाने की मांग करने लगे। इस प्रकार उनको चिपको आंदोलन सफल हुआ और प्रकृति का संरक्षण भी हुआ। वनों का संरक्षण कैसे होगा? वनों से हमें फल, मेवे, सब्जियां और औषधियां भी प्राप्त होती है। हमें वनों से इमारती लकड़ी और जलाने वाली लकड़ी, ईंधन भी प्राप्त होती है। वन पर्यावरण में गैसीय संतुलन बनाने में सहयोग देते हैं। वृक्षों के वन्य जीव भागों से पर्याप्त मात्रा में जल का वाष्पन होता है, जो कि वर्षा एक स्रोत का कार्य करते हैं। यह मृदा अपरदन एवं बाढ़ पर नियंत्रण करने में सहायक होते हैं। वन्य जीवों का आश्चर्य प्रदान करते हैं। यह धन प्राप्ति के अच्छे स्रोत हैं। ये धन प्राप्ति के अच्छे स्रोत हैं। 12 नंबर है, अपनी आयु के विद्यार्थियों को जीवन शैली के परिवर्तन में आप कौन सा 4 सुझाव देना चाहेंगे? संसाधनों के संपोषण के लिए प्रोत्साहन को मिल सके। ये खुद से लिखना है कि हम विद्यार्थियों के जीवन के शैली में परिवर्तन के कौन सा सुझाव देंगे। ये सब अपना अपना खुद से लिख लें। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जल संरक्षण और जल प्रबंधन के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो फर्स्ट है, जल जीव जंतु जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन के लिए क्या किया जाना चाहिए? जल जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के जीवन के पोषण का मुख्य आधार है। इसके अभाव में जीवन संभव नहीं है। इसी कारण जल को जीवन सार भी कहते हैं। जल को जीवन सार भी कहते हैं। हमारे दैनिक कार्य जैसे स्नान, बर्तन, कपड़े धोने, वे पीने तथा भोजन पकाने जल के उपयोग के साथ ही शुरू होते हैं। हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाएं जैसे भोजन का पचना, रक्त संचार, मलोत्सर्ग आदि जल की सहायता से ही पूरी होती है। पेड़ पौधे के जीवन में जल बीजों का अंकुरण से लेकर उनकी वृद्धि तक में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके अलावा आधुनिक समय में तकनीकी विकास के कारण जल का उपयोग सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, जल यातायात और उद्योग आदि के लिए किया जाता रहा है। जल की मांग में काफ़ी वृद्धि हुई, परंतु उसकी उपलब्धता में कमी आई। जल की उपलब्धता में कमी का मुख्य कारण उसके संरक्षण, प्रबंधन की उचित व्यवस्था का अभाव है। जल संसाधन का उपयोग सुनियोजित ढंग से करके, जल स्रोतों का उचित प्रबंधन करके हम जल प्रणाली का संरक्षण कर सकते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य पीने तथा सिंचाई के लिए जल भंडार, तालाब, बावड़ी बनाता आ रहा है। भूमिगत जल स्तर
बनाए रखने के लिए मानव छोटे छोटे मिट्टी के बांध बनाकर, खाई बनाकर, बालू एवं संगमरमर से जलाशय बनाकर तथा मकान के छत पर जल संचयन तंत्र लगाकर जल का संचयन करते आ रहे हैं। घरों में जल का संरक्षण बड़े सचेत प्रयास किए जाते हैं तथा उसके दुरुपयोग को रोका जाता है। आज भी जल संचयन की प्राचीन प्रवृत्ति पद्धति को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। साथ ही कृषि के प्रसार, हरित क्रांति के लिए बड़े बड़े बांध बनाने की भी आवश्यकता है। तो सिंचाई के लिए बांध के जल को नहर द्वारा दूर दूर तक ले जाया जाता है। बांध सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता को बरकरार नहीं रखता है, जिससे कि बिजली की उत्पन्न भी की जाती है। बांध के जल का वितरण समता और न्यायपूर्ण तरीके से करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता है, ताकि इसका लाभ सभी वर्ग के लोगों का समान रूप से मिल सके। वनों के ह्रास के कारणों का उल्लेख करना है। वनों का ह्रास। वन हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। इससे हमें बहुत सारी मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति होती है और इसके अभाव में हमारा जीवन शून्य हो जाता है। वनों के ह्रास का कारण वनों के निम्नलिखित है। आधुनिकीकरण। आज मानव का विलासी होता जा रहा है। उसे हर तरह की ऐशो आराम की जरूरत होती है और विलासिता पूर्ण वस्तुओं को अधिक पसंद करता है। वह अच्छे से अच्छे मकानों में रहना पसंद करता है और उन सभी जरूरतों के लिए पूर्ति के लिए वनों की कटाई करनी पड़ती है, जिससे हम वनों का ह्रास होता है। सेकेंड है जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या की वृद्धि ने भी वनों के ह्रास को प्रोत्साहित किया। जनसंख्या वृद्धि के कारण वनों की कटाई की जा रही है। आज मनुष्य की आबादी इतनी बढ़ रही है कि मनुष्य वनों को काटने पर वो मादा है, जिससे वनों का ह्रास होता है। जलावन का अत्यधिक उपयोग। जलावन के व्यापक प्रयोग ने वनों के ह्रास को निश्चित किया है कि लोग जलावन के लिए अधिक से अधिक वनों को काटते हैं, जिससे वनों का ह्रास होना तय है। खनन कार्य। खनन कार्य के लिए वनों का काटा जा रहा है। खनिजों की प्राप्ति के लिए लोग वनों की काटते जा रहे हैं, जिसके कारण वनों का ह्रास हो रहा है। बांधों का निर्माण। बांधों के निर्माण ने भी वनों के काटने पर मजबूर किया है और बांधों के निर्माण से नदियों के पानी नियंत्रित किया जाता है। इसके निर्माण के लिए लकड़ियों को जरूरत पड़ती है और बांधों की लकड़ियों की प्राप्ति के लिए वनों को काटा जा रहा है, जिससे वनों का ह्रास होता है। छठा नंबर है अवैधानिक रूप से जंगलों की कटाई कैसे हो रहा है। वनों का कटाई पर गैर कानूनी ढंग से भी वनों का ह्रास का बल प्रदान किया है। बहुत सारे लोग रुपए की लालच में चोरी छिपे वनों को भी काटते हैं, जिससे वनों की संख्या घटती है और वनों का ह्रास हो रहा है। कागज की बढ़ती मांग। आज एक मानव शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दे रहा है। सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। इसी कारण कागजों की मांग बढ़ती जा रही है। बढ़ती कागजों की मांग के कारण वनों का काटा जा रहा है, जिससे वनों का ह्रास दोनों तय है। इसके अलावा बहुत सारे कारण है कि जो वनों के ह्रास की प्रोत्साहित करते हैं। हम कह सकते हैं कि वनों का ह्रास मानव जीवन प्रभावित होता है और उसका विनाश भी होता है। वन्य जीवों के संरक्षण का उद्देश्य क्या है। वन्य जीवों के संरक्षण से वन में रहने वाले लोगों का जीवों का संरक्षण और उनका समुचित विकास करने से इससे वन्य जीवों का समुचित विकास उनकी संख्या में वृद्धि होती है। इससे पारिस्थितिक संतुलन बनाए रहता है।
वन्य जीवों का संरक्षण का उद्देश्य क्या है? पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना। वन्य जीवों के संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य है संतुलन बनाए रखना, और इससे जीवों की संख्या में संतुलन बना रहता है। लुप्त पर्याय वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि, जो गायब हो गया उनकी संख्या में वृद्धि कैसे? वन्य जीवों के संरक्षण का उद्देश्य वन्य जीवों के संख्या में वृद्धि करना, और इससे वन्य जीवों को समुचित विकास और उनकी संख्या में समुचित वृद्धि होती है। जिन पुलों की रक्षा वन्य जीवों के संरक्षण के उद्देश्य वन्य जीवों में जिन पुलों की रक्षा करना है, इससे वन्य जीवों के जीनों की रक्षा होती है, उनका समुचित विकास भी होता है। पृथ्वी पर अत्यधिक जंगलों की सफाया वन्य जीवों का संरक्षण का उद्देश्य पृथ्वी पर अत्यधिक जंगलों की वृद्धि हो जाएगी तो पृथ्वी पर मनुष्य को रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। वन्य जीवों को समुचित संरक्षण से इस समय को निपटारा किया जाता है। अगला है बहुमूल्य वन्य जीवों का विकास। वन्य जीवों का संरक्षण का उद्देश्य बहुमूल्य वन्य जीवों जैसे शेर, हाथी, घड़ियाल इत्यादि का विकास करना है, और वन्य जीवों के संरक्षण करने से इन बहुमूल्य वन्य जीवों का संरक्षण, उनका समुचित विकास किया जाता है। इसके अलावा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बहुत सारे जिनको पूरा कर वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। अब है ऊर्जा संकट क्या है? ऊर्जा संकट क्या और इसका समाधान का उपयोग भी लिखना है। तो ऊर्जा प्रमुख स्रोत है जीवाश्म ईंधन अर्थात कोयला तथा पेट्रोलियम। पृथ्वी के अंदर इनकी मात्रा में सीमित है। औद्योगिकीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण इनकी मांग भी कई गुना तेजी से बढ़ी है। हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु उनका निर्ममतापूर्वक दोहन कर रहे हैं। ऊर्जा के इन स्रोतों का उपयोग हम अपनी दैनिक ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति, जीवन प्रयोगी पदार्थों के उत्पादन हेतु कर रहे हैं, चूँकि इनके भंडार सीमित हैं तथा इनके एक बार समाप्त हो जाने पर निकट भविष्य में इनकी पूर्ति संभव नहीं होगी। इसका कारण इनके निर्माण में लाखों वर्ष का समय लगता है। इस प्रकार देश में ऊर्जा की कमी हो जाएगी, जिससे उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। देश के ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ेगा। ऊर्जा के महत्व को ध्यान में रखकर ऊर्जा की प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करने की आवश्यकता होती है, ताकि आने वाले अधिक से अधिक समय तक हम उनका उपयोग कर सकें। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों की उपलब्धता सीमित होने के कारण इससे वैकल्पिक स्रोतों की खोज करने की आवश्यकता भी महसूस की जाती है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैव स्रोतों से बायोगैस आदि हैं। ऊर्जा के इन स्रोतों के विकास से अनेक कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। आजकल परमाणु ऊर्जा की चर्चा जोरों पर है। इसके उत्पादन की क्षमता विकसित करके भी हम देश को ऊर्जा संकट से काफ़ी हद तक उबार सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के चलाए गए चिपको आंदोलन का संक्षिप्त विवरण देना है। आज भी तेजी से वनों का कटाव जारी है। वनों के कटाव से जंगली जीवों का अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। जंगल के तेजी से कटने से मानव को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 1970 के दशक में उत्तराखंड के गढ़वाल के पहाड़ों पर स्थित रेनी ग्राम में इमारती लकड़ी के ठेकेदारों को हाथों विनाश रोकने के लिए स्थानीय स्त्रियों ने पेड़ों से चिपक कर एक आंदोलन शुरू किया था, जो कि राजस्थान खेजरी ग्राम पेड़ों से चिपक कर स्त्रियों जान देने की भी घटना सामने आया, और इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन दिया गया था। और इसका समर्थन सुंदरलाल बहुगुणा और 18 चंडी प्रसाद भट्ट किए थे। विनाश के विरोध में इनका कार्यकर्ताओं के हिमालय क्षेत्र में लंबी लंबी पद की, और वन काटने वाले ठेकेदारों को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी वनों का महत्व समझ में आया।
और इससे चिपको आंदोलन का समय जनवादी रूप धारण कर चुका था। इस आंदोलन ने पर्यावरण संरचना में अपना अहम योगदान दिया था। छठा है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक संरक्षण जैसे जल, मृदा, वन, खनिज, पेट्रोलियम, वन्य जीव आदि वो सीमित नहीं होते। औद्योगिक क्रांति तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का निर्ममतापूर्वक दोहन किया जा रहा है, जिससे वो छीन होते जा रहे हैं। अतः हम सबों को ध्यान इनके संरक्षण एवं प्रबंधन की ओर गया है। संसाधन प्रबंधन का अर्थ होता है संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग, ताकि उनकी गुणवत्ता तथा उपलब्धता बनी रहे और विकास कार्य भी न रुके। पर्यावरण भी उनकी संतुलितता बना रहे। पृथ्वी के विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों तथा पारिस्थितिक तंत्रों के विभिन्न अवयवों के बीच का संतुलन स्थापित करने में मनुष्य की भूमिका इस युग की सबसे बड़ी चुनौती है। और इस संतुलन को स्थापित रहने में मदद देकर हम भावी पीढ़ी के लिए स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित कर पाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास पर क्या करना चाहिए? तो इसका राष्ट्रीय प्रयासों के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी निम्नलिखित हैं। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल 1977 में जापान के क्योटो प्रोटोकॉल शहर में भूमंडलीय ताप वृद्धि को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में विश्व के 141 देश भाग लिया। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार सभी औद्योगिक देशों को 2008 से लेकर 12 तक के 5 वर्ष की अवधि में 6 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के तौर पर 1990 के स्तर से कमी लाने के लक्ष्य को निर्धारित किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल का लक्ष्य है कि ग्रीन हाउस गैस को छोड़ने वाले तकनीक का उपयोग सीमित रखा जाए, इससे संबंधित नियम सरल बनाए जाए तथा पारंपरिक ऊर्जा का इस्तेमाल में कमी लाया जाए। हमारे देश में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे अधिक उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, डीजल, पेट्रोल आदि के उपयोग में होता है। इसके अलावा लकड़ी और उपले जलाने से भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन संबंधित मानदंड वाहनों की भारी संख्या और यातायात वाले शहर कुछ शहरों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड स्तर में वृद्धि पाई गई है। जैसे दिल्ली तथा कोलकाता के कुछ क्षेत्रों में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वाहनों को वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत से बताया। 1989 में एक केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम संशोधित भी किया गया था। इसके बाद वाहन मालिकों धुओं को उत्सर्जन के लिए 1991 में पहली बार वाहन निर्माता के लिए उत्सर्जन मानदंड यूरो फर्स्ट किया था। मानदंडों को 2000 में फिर संशोधित कर यूरो लागू किया गया, जिससे दिल्ली में ईंधन के दहन से निकले गैसों की मात्रा में कमी आई और वायु की गुणवत्ता बढ़ी। इन उत्सर्जन संबंधी मानदंडों को समय समय पर बदल कर सख्त कर दिया जाता है तथा वाहनों से निकले धुआं में विभिन्न गैसों की मात्रा को सीमित कर दिया जाता है। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन हमारे देश के जल प्रदूषण को रोकथाम में सहायता दे रहा है और जल को स्वच्छ बनाने के लिए अभियान चला रहा है, जिससे हम विश्वास होने लगा कि देश की अन्य नदियां भी स्वच्छ हो सकेंगी। अब है 8 नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि वर्षा जल के संचयन का लाभ क्या है? भूमिगत जल का परिपूर्ण वर्षा के जल से होता है, किंतु हमारे देश में वर्षा की अवधि यानी वर्षा की जो है कुछ महीनों तक ही सीमित रहता है, क्योंकि भारत में वर्षा 3 ही 4 महीना सीमित रहता है। वर्षा जल का अधिक से अधिक संचयन कर उसे भूमिगत जल स्तर तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है, ताकि भूमिगत जल स्तर बना रहे। भूमिगत जल स्तर तक वर्षा जल को पहुंचाने के लिए 2 प्रकार की व्यवस्था की जाती है। जैसे फर्स्ट है बोरवेल, डगवेल। भूमिगत जल के अनेक लाभ हैं।
इसका जल वाष्पीकृत नहीं होता। भूमिगत जल फैलकर कुएं के जल को परिपूर्ण करता है और खेतों में नमी बनाए रखता है। इसके अतिरिक्त इससे मच्छरों के जनन की समस्या भी नहीं होती और भूमिगत जल मनुष्य तथा जानवरों के अपशिष्ट से झीलों, तालाबों आदि में ठहरे जल के विपरीत संदूषित होने से अपेक्षाकृत सुरक्षित रहता है। स्थानीय स्तर पर वर्षा जल के संचयन के फलस्वरूप लोगों को पीने एवं सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता बनी रहती है। इसी के साथ मैं क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर 6 का टोटल क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में कर दिया हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलूँगा अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।